कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो देखो, कम्युनिकेशन एक कला होती है जिसमें हम एक इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से या एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर हमें अपने कोई भी विचार हैं वो दूसरों तक पहुंचाने हैं तो वी नीड टू कम्युनिकेट। लेकिन उसके लिए भी ये जरूरी है कि जो विचार पहुंचाने वाला है और जिस तक पहुंचने हैं, दोनों एक कॉमन लैंग्वेज समझते हो, ठीक है ना। अब जैसे कोई चाइनीज आके तुम्हें अपनी विचार समझाने लगा तो हो सकता है हम नहीं समझ पाए। तो कम्युनिकेशन के लिए ये जरूरी है कि जो दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एक कॉमन जो लैंग्वेज है उसको जानते हो, समझते हो। अब पहले से ही, अब देखो सामने आमने तो ठीक है, फिर हम कम्युनिकेट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें दूर किसी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है तो पहले से डिफरेंट मेथड्स तो यूज किए जाते थे। जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पे किसी सिपाही को भेजा कि घोड़े पे जा रहा है संदेश लेके, या फिर कबूतर वगैरह का चलन आया कि कबूतरों से मैसेज भेजे जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर फिर धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो फिर ये टेलीग्राफ, टेलीग्राम, टेलीफोन, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये सब अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में आ चुके हैं। तो यही सब हम देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन होता है उसके बेसिक क्या अपने को मतलब स्ट्रक्चर चाहिए होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए। और कोई भी सिस्टम हो, कुछ बेसिक जो एलिमेंट्स है उन पे वर्क करता है। जैसे हम ही कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले दिमाग में कुछ थॉट आएगा, वो दिमाग उसको क्या करेगा, प्रोसेस करके मुंह उसको क्या करेगा, बोलेगा कि हाँ भाई ये विचार आया। फिर वो सीधे तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगा, वो तुम्हारे कहाँ जाएगा, पहले कान पे उड़ेगा। तब वो कान के पर्दे जब हिलेंगे तो फिर दिमाग तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि हाँ कुछ हमको बताया गया है, और फिर हम उसको अपने हिसाब से समझेंगे। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। तो क्या होता है, एक किसकी जरूरत पड़ती है किसी भी कम्युनिकेशन में, ट्रांसमीटर की। जैसे मुंह यहाँ पे ट्रांसमीटर हो गया जिसने मैसेज को क्या किया, ट्रांसमिट किया। एक रिसीवर की, रिसीवर क्या हो गया, तुम्हारा कान हो गया। और एक चैनल की, जैसे साउंड है उसको वैक्यूम में प्रोपेगेट नहीं कर सकता, मीडियम चाहिए। तो जो एयर है वो किसका काम कर रही है, चैनल का काम कर रही है। उस चैनल के थ्रू वो इंफॉर्मेशन या सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। उसके बाद भी आगे का भी प्रोसीजर है, मगर ये बेसिक चीज है। जैसे उसके आगे दिमाग उसको इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, तो वो उसका काम है। इधर से दिमाग ने जो सोचा वो उसका काम है। और फिर लेकिन एक और चीज होती है कि जब साउंड प्रोपेगेट कर रहा है या सिग्नल जा रहा है तो उसमें बीच में कुछ अनवांटेड सिग्नल्स भी मिक्स हो सकते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, नॉइस। ठीक है, नॉइस का मतलब ये होता है कि अनवांटेड सिग्नल। अब ऐसा नहीं कि नॉइस हो सकता है कि किसी के लिए वो काम का सिग्नल हो, किसी के लिए क्या हो, नॉइस। जैसे मान लो दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अब बीच में एक कार आई, उसने हॉर्न बजाया। अब हॉर्न उन दो लोगों के लिए तो क्या हो गया, नॉइस। लेकिन जो कार के सामने पर्सन खड़ा था उसके लिए हॉर्न एक यूजफुल सिग्नल है, और हम जो बात कर रहे थे वो नॉइस थी, ठीक है। तो इस तरह से नॉइस भी डिपेंड करती है कि हम किस सेंस में, जैसे मैं बोल रहा हूं, अब कोई सुनना चाहता है तो ठीक है, ये काम का सिग्नल है। और पड़ोस में दो लोग बातें कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो क्या है, उसके लिए नॉइस। और जो दो लोग बात करना चाहते हैं उनके लिए मेरा साउंड नॉइस है कि ये कहां से आवाज आ रही है, हमें बात करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं उनको हम थोड़ा सा देखेंगे कैसे कम्युनिकेशन होता है, और कुछ बेसिक पैरामीटर्स तो लिखो। कम्युनिकेशन इज द communication is the act of communication is the act of transmission of information. Communication is the act of transmission of information. For communication to be successful, for communication to be successful,
it is essential that the sender and the receiver understand a common language. आगे लिखो एलिमेंट्स ऑफ अ communication system. Elements of a communication system. तो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं. एक है ट्रांसमीटर, दूसरा है चैनल, तीसरा है रिसीवर. ठीक है, तो ये मेन ब्लॉक्स होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के. तो ट्रांसमीटर क्या करता है? सिग्नल ट्रांसमिट करता है. जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो चैनल के थ्रू आगे बढ़ता है. चैनल जो है उससे रिसीवर सिग्नल रिसीव करता है. ठीक है, चैनल जो है ये वैसे मेनली या तो कोएक्सियल केबल्स की फॉर्म में होता है या वायरलेस हो सकता है या फिर ज्यादातर जो यूज किए जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स. तो ये कॉमनली जो हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, मेनली ये तीन तरह के चैनल्स यूज किए जाते हैं: कोएक्सियल केबल्स, वायरलेस या ऑप्टिकल फाइबर्स. अच्छा, ट्रांसमीटर भी ट्रांसमिट तब करेगा जब उसको क्या होगा? सिग्नल मिलेगा. जैसे अपन बोल रहे हैं तो पहले दिमाग से अपने को क्या मिलेगा? एक सिग्नल मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, तब ट्रांसमीटर क्या करेगा? उसको ट्रांसमिट करेगा. तो ट्रांसमीटर को जो इंफॉर्मेशन देने वाला है दैट इज इंफॉर्मेशन सोर्स. और इसने मैसेज सिग्नल जो है, ठीक है, बाकी मेन ब्लॉक्स यही होते हैं. ये भी ठीक है. तो इंफॉर्मेशन सोर्स है, अपन नॉर्मली बोल रहे हैं तो ब्रेन क्या हो गया? एक तरीके से इंफॉर्मेशन सोर्स, जिसने मैसेज किसको भेजा? मुंह को कि कुछ बोलना है. ठीक है, उसने ट्रांसमिट किया, फिर आगे इस तरह से गया. अब तुम्हारे कान ने सुना, वो उसको आगे फिर प्रोसेस करेगा, कहां तक पहुंचाएगा? ब्रेन तक पहुंचाएगा. तो उसने मैसेज सिग्नल जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचाया. यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. अच्छा, ये जो मैसेज है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ये साउंड हो सकता है, मतलब वॉइस हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, वीडियो हो सकता है. ठीक है, ऐसे अलग अलग फॉर्म में ये सिग्नल्स हो सकते हैं. अब जब सिग्नल चैनल से पास करता है तो उसमें क्या है? नॉइस मिक्स हो जाती है या हो सकती है. ठीक है ना. तो जो नॉइस है वो कहां पे मिक्स होती है? चैनल में मिक्स होती है. ठीक है, या फिर जैसे अपन इसको देखें कि जैसे माइक में हम बोल रहे हैं, तो माइक एक तरीके से क्या हो गया? क्या हो गया? ट्रांसमीटर. अब देखो, माइक
से या माइक से, एक्चुअली जो इसकी असेंबली है उसको अपन ट्रांसमीटर बोलेंगे। तो माइक को हमने इंफॉर्मेशन दी, उससे जो उसकी असेंबली है मेन, वहां से वो क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। अच्छा, ट्रांसमिट होने से पहले भी कई सारी चीजें होती हैं, उसको क्या किया जाता है, एक डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे माइक में मैंने बोला, तो ये कौन सा सिग्नल है, साउंड सिग्नल। लेकिन साउंड सिग्नल तो आगे प्रोपेगेट नहीं होगा, आगे कौन सा सिग्नल प्रोपेगेट करेगा, जो ट्रांसमीटर है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जो साउंड सिग्नल है उसको पहले किस में कन्वर्ट किया किया होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये जो काम करता है उसको बोला जाता है ट्रांसड्यूसर। तो मैंने जैसे बोला, तो ये चीज क्या कर रहा है, ये जो डिवाइस है ये पहले साउंड सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रही है। तो ये डिवाइस कैसे काम कर रही है, एक ट्रांसड्यूसर की तरह एक्ट कर रही है। फिर वो सिग्नल ट्रांसमीटर तक पहुंचा, वो क्या करता है, उसको एम्पलीफाई करता है, क्योंकि माइक का हम यूज किस लिए कर रहे हैं, कि वो सिग्नल ज्यादा दूरी तक जा सके या ज्यादा इंटेंसिटी का हो सके। नहीं तो हम बिना माइक के भी बोल सकते हैं। तो उसमें एम्पलीफिकेशन वगैरह किया जाता है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। फिर वो ट्रांसमिटेड सिग्नल जो है वायर्स के थ्रू जाएगा या किसी और भी मीडियम से जाएगा, तो वो चैनल से जाएगा। तब उसमें क्या हो सकती है, नॉइस मिक्स हो सकती है। फिर जो स्पीकर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उसको एक सिग्नल को वापस से जनरेट कर रहे हैं, किस फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में। वो भी किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर होता है जो फिजिकल वेरिएशंस को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, या उसका अपोजिट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वापस किसमें कन्वर्ट करता है, फिजिकल। जैसे अपन वीडियो भेज रहे हैं, पिक्चर भेज रहे हैं, तब ऐसा थोड़ी वो पिक्चर ही हवा में डिस्प्ले होते हुए जा रही है, वो पिक्चर पहले किसमें कन्वर्ट हुई, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया और दूसरे एंड पे जो रिसीवर है उसने उसको वापस से क्या किया, उस फॉर्म में अपने को आउटपुट शो किया। तो जो ऐसा काम करते हैं, एक फॉर्म के सिग्नल को दूसरी तरह में कन्वर्ट करते हैं, मेनली फिजिकल वेरिएशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ट्रांस, अभी अपन लिखेंगे ये सब चीजें, उनको ट्रांसड्यूसर्स बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिक कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल तो यही होता है, बाकी इसमें और भी बहुत सारे स्टेप्स इंटरमीडिएट लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं, तो वो अब हम देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन के आगे लिखो। तो ये तो अपने पास ब्लॉक डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, इस टॉपिक में ब्लॉक डायग्राम वगैरह भी पूछे जाते हैं ज्यादातर एग्जाम में, कि ब्लॉक डायग्राम बनाओ, ये बताओ, तो अपने को ये अच्छे से आना चाहिए। और फिर हम इसमें डिफरेंट टर्म्स का ही मतलब देखेंगे। बाकी कम्युनिकेशन मेनली दो तरह का होता है, एक तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, जैसे हम टेलीफोन में बात कर रहे हैं या मोबाइल में, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। एक होता है ब्रॉडकास्ट, ये अपन ने क्या किया, एक ही सोर्स है, मतलब इंफॉर्मेशन सोर्स, लेकिन जो रिसीवर है वो क्या है, बहुत सारे हैं। जिसमें अगर क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक ब्रॉडकास्ट टाइप का हो गया, कि हम पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं कर रहे, एक इन्फॉर्मेशन को कई सारे यूजर्स तक अपन पहुंचा रहे हैं। लेकिन अपन टेलीफोन में बात कर रहे हैं दो लोग, तो वो कैसा होता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। तो लिखो, देयर आर टू there are two basic modes of communication. There are two basic modes of communication. First, point to point. Example, telephone. Second, broadcast. Example, radio or television.
अगले वो बेसिक टर्मिनोलॉजी used in electronic communication systems. Basic terminology used in electronic communication systems. देखो ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर अभी हमने समझा था क्या होता है, जो फिजिकल वेरिएशंस को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, या उसका ऑपोजिट। तो लिखो एनी डिवाइस that converts one form of energy into another, any device that converts one form of energy into another can be termed as transducer, can be termed as transducer. आगे लिखो an electrical transducer may be defined as a device that converts some physical variable ब्रैकेट में लिख लो प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टेम्परेचर एटसेट्रा, pressure, displacement, force, temperature, etc. into corresponding variations in the electric signal at its output, into corresponding variations in the electric signal at its output. नेक्स्ट लिखो सिग्नल लिखो इसमें इंफॉर्मेशन converted in electrical form and suitable for transmission is called a signal. ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन है उसको इसमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट जो किया है, जिसको सुटेबली क्या किया जा सकता है, ट्रांसमिट, उसको क्या बोला जाता है, सिग्नल। अब सिग्नल भी जनरली दो तरह के होते हैं, एक तो एनालॉग सिग्नल, दूसरा डिजिटल सिग्नल। एनालॉग वही जो वेरिएशन होगा, जनरली साइन कोसाइन के वेरिएशंस टाइप के रहते हैं, और डिजिटल जिनकी स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी 0 1। तो ज्यादातर जो आजकल कम्युनिकेशंस हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, डिजिटल, वो भी बाइनरी कोडेड डेसिमल वाला सिस्टम उसमें यूज किया जाता है 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद लिखो थर्ड, नॉइस। देखो noise refers to the unwanted signals that tend to disturb the
that tend to disturb the transmission and processing of message signals in a communication system. In a communication system. Tend to disturb the transmission and processing of message signals in a communication system. ठीक है, तो ये नॉइस कहां पे ऐड होती है? चैनल में। बाकी बाहर से भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है, चैनल के अंदर कोई दिक्कत हो उससे भी नॉइस ऐड हो सकती है। फोर्थ लिखो, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर देखो इसमें अ ट्रांसमीटर प्रोसेसेस दी a transmitter processes the incoming message signal. A transmitter processes the incoming message signal so as to make it suitable for transmission, so as to make it suitable for transmission through a channel and subsequent reception. Through a channel and subsequent reception. ठीक है, तो ट्रांसमीटर क्या करता है? सिग्नल कन्वर्ट तो हो चुका है, अब उसको ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल बनाना है। आगे हम देखेंगे उसमें भी कई चीजें होती हैं, उसको मॉड्यूलेट किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है, तो ये सब काम कौन करता है? ट्रांसमीटर उसको ट्रांसमिट करने के लिए सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आगे लिखो, फिफ्थ, रिसीवर। रिसीवर, a receiver extracts the desired message signals. A receiver extracts the desired message signals from the received signals at the channel output. A receiver extracts the desired message signals from the received signals at the channel output. तो चैनल के आउटपुट में रिसीवर क्या करता है? जो काम का मैसेज है उसको रिसीव्ड मैसेज में से एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ लिखो, अटेन्युएशन। अटेन्युएशन, अब देखो कोई भी सिग्नल जो है प्रोपेगेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसकी जो स्ट्रेंथ है या मैग्नीट्यूड है वो उतना ही रहेगा। जैसे हम बोल भी रहे हैं, तो जैसे दूर जाएंगे उस सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम। तो यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में भी है कि जो सिग्नल प्रोपेगेट कर रहा है वायर में, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी, और एनर्जी लॉस होगी तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसको क्या बोला जाता है? अटेन्युएशन बोला जाता है। लिखो, द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ of a signal, the loss of strength of a signal while propagating through a medium, is known as attenuation. ठीक है, तो अब सिस्टम अटेन्यूएट हो जाता है। जैसे अपने को कोई सिग्नल अटेन्यूएट हो जाता है। जैसे हमने कोई सिग्नल भेजना है, मान लो 5 किलोमीटर पे उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम, और भेजना है अपने को 100 किलोमीटर तक, तो क्या किया जाता है? उसको बीच बीच में रिसीव करके एम्पलीफाई किया जाता है, फिर आगे भेजा जाता है, फिर बीच में रिसीव किया जाता है और एम्पलीफाई किया जाता है। तो इस तरह से एक जो इंपॉर्टेंट इसका पार्ट होता है वो होता है एम्पलीफिकेशन।
amplification. देखो, it is the process of increasing the amplitude or strength of a signal. It is the process of increasing the amplitude or strength of a signal using the amplifier. Using the amplifier. जो हमने सेमीकंडक्टर्स में पढ़ा था, तो एम्पलीफायर्स का यूज किया जाता है इन सिग्नल्स को फिर से क्या करने के लिए, इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही, तो एम्पलीफायर सिर्फ वो ट्रांजिस्टर नहीं करता है, मतलब ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन का काम करता है, लेकिन पावर कौन सप्लाई करता है, वहां पे जो हम बैटरी यूज करते हैं। ठीक है, तो लिख लो, द एनर्जी नीडेड फॉर additional signal strength, the energy needed for additional signal strength is obtained from a DC power source. Is obtained from a DC power source. इसका लिखो रेंज। रेंज, अब रेंज क्या है, देखो जैसे हमने देखा सिस्टम जो सिग्नल जो है वो क्या होता है, अटेन्यूएट, यानी उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जा रही थी, कम। अब एक लिमिट के बाद वो स्ट्रेंथ इतनी कम हो जाएगी कि वो सिग्नल किसी काम का नहीं रहेगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जिस तक सिग्नल रिसीव किया जा सकता है और वो काम का रहे, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो, सफिशिएंट हो, उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। ठीक है, तो लिखो, इट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस, it is the largest distance between a source and a destination. It is the largest distance between a source and a destination up to which the signal is received, up to which the signal is received with sufficient strength. The signal is received with sufficient strength. ठीक है, sufficient strength तक सिग्नल रिसीव हो, उसको रेंज बोला जाता है, कि उससे आगे उस सिग्नल की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, तो जैसे एक इंफॉर्मेशन को काफी दूर भेजना है, तो जो रेंज वाली डिस्टेंस है वहां या उससे पहले अपने को क्या लगाना पड़ेगा, एक रिसीवर लगाना पड़ेगा, फिर वो उस सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करके आगे भेजेगा। ठीक है, तो पुराने समय में भी कहते हैं बीरबल ने अकबर के टाइम पे एक ऐसा सिस्टम यूज किया था कि जब बीरबल के बेटा हुआ था, तो अकबर को खबर पहुंचाने के लिए उसने ड्रमर्स को लगाया था अलग अलग पोजीशन पे, एक यहाँ है तो एक उस 1-2 किलोमीटर दूर, फिर 1-2 किलोमीटर दूर, तो इधर से इसने ड्रम बजाया, वहां से उस तक पहुंचा, फिर उसने ड्रम बजाया, फिर उसने आगे, तो इस तरह से वो इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाने के लिए इस तरह से एक सिस्टम बनाया गया था। ठीक है, तो यहां पर भी एक सिग्नल जो है, इलेक्ट्रिक सिग्नल भी एक लिमिट तक ही जा सकता है, और वो लिमिट रेंज कहलाती है। उसके क्या लिखो, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ बैंडविड्थ क्या होती है, कि जो भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, वो एक फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में वर्क करता है। जिस रेंज के बीच में वो वर्क करता है, वो जो रेंज है उसको क्या बोला जाता है, बैंडविड्थ। ठीक है, जैसे अपन मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, अब ऐसा थोड़ी है कि कॉल आ रहा है तो सिर्फ अपने मोबाइल पे आ रहा है, हजारों लोगों के मोबाइल पे कॉल आ रहा है, लेकिन हर एक मोबाइल की या सिम की क्या है, एक बैंडविड्थ फिक्स होती है। तो जो सिग्नल अपने मोबाइल की या अपने सिम की बैंडविड्थ में आ रहा होगा, उसी का सिग्नल क्या करेगा, हमारा मोबाइल कैच करेगा, तो इसलिए हमको वही वॉइस सुनाई देगी।
कभी कभी इंटरफेरेंस भी हो जाता है कि जैसे कहते हैं ना स्पेक्ट्रम छोटा है बड़ा है, या 3G स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम ये सब चीजें चल रही हैं। तो ये स्पेक्ट्रम का मतलब कितनी ज्यादा बैंडविड्थ अपने को मिल रही है, किसी कंपनी को मिल रही है। तो जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतने ज्यादा कनेक्शंस वो कंफर्टेबली दे सकता है। अगर कम बैंडविड्थ में ज्यादा कनेक्शंस दे देगा तो बहुत कम कम रेंज देनी पड़ेगी हर मोबाइल को, और बहुत नजदीक वाली अगर रेंज होंगी और वो दोनों एक साथ कभी आ गई तो वो क्या हो जाएगा, एक की साउंड दूसरे के पास भी जा सकती है। तो ये बैंडविड्थ होती है कि कोई भी डिवाइस या इक्विपमेंट किस फ्रीक्वेंसी रेंज में वर्क करता है। तो हर एक सिम की बैंडविड्थ क्या होगी, अलग अलग। इसीलिए कंपनीज को बैंडविड्थ एलोकेट की जाती है, जैसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम इसका ये वो है। जैसे एयरटेल है उसकी अलग बैंडविड्थ होगी तो अपनी सिम उस बैंडविड्थ के हिसाब से सेट करेगा। रिलायंस होगा तो अपने हिसाब से करेगा। और हर एक सिम की, इसीलिए सिम का भी एक यूनिक नंबर होगा, वो यूनिक बैंडविड्थ पे ही क्या करेगी, काम करेगी। ऐसा नहीं होगा तो हर एक की कॉल हर एक के पास आ जाएगी। ठीक है, तो लिखो बैंडविड्थ रेफर्स टू bandwidth refers to the frequency range over which an equipment operates over which an equipment operates or the portion of the spectrum or the portion of the spectrum occupied by the signal, portion of the spectrum occupied by the signal। ठीक है, जैसे रेडियोस वगैरह में भी होता है कि 98.3 है तो अपनी फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा, तो पहले अपने को अपनी डिवाइस की फ्रीक्वेंसी उस पर सेट करनी पड़ेगी। जब अपनी डिवाइस, अब ऐसा तो है नहीं कि 98.3 है तो सिर्फ उसी की वेव्स आ रही होंगी, 94.3 की भी आ रही होंगी, 92.7 सबकी आ रही होंगी। लेकिन हम अपनी डिवाइस की फ्रीक्वेंसी जो सेट करेंगे वो वाली वेव्स क्या करेगा, वो कैच करेगा और उसका आउटपुट अपने को देगा। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, बैंडविड्थ डिफाइन हो। ऐसे टीवी सिग्नल्स हैं तो अलग अलग चैनल की बैंडविड्थ अलग होगी, तो हम अपनी डिवाइस को जब उस फ्रीक्वेंसी रेंज पे सेट करेंगे तो वो वाला चैनल कैच करेगा, उसकी रेंज चेंज करेंगे तो दूसरा चैनल कैच करेगा। तो ये सब बैंडविड्थ इस तरह से डिफाइन की जाती है। उसके बाद लिखो मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जो नॉर्मली सिग्नल्स है, जैसे अपन वॉइस सिग्नल्स की बात करें तो वॉइस हम जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज इस रेंज की फ्रीक्वेंसी में वॉइस होती है, वो पूरा साउंड सिस्टम होता है जो हम सुन सकते हैं। उसमें भी जो नॉर्मल हम बोलते हैं वो जनरली अपन ऐसा मान सकते हैं 300 हर्ट्ज से 3000 हर्ट्ज इस रेंज की जो है सिग्नल्स होते हैं। ठीक है ना, बाकी जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जिसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं साउंड के, उनके लिए जरूरत पड़ती है। अब इनकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, 3000 हर्ट इस तरह के। तो ऐसे सिग्नल्स को क्या है, बहुत ज्यादा दूर तक आसानी से नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो उनको दूर तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, हाई एनर्जी या हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स पे माउंट कर दिया जाता है, मॉड्यूलेट कर दिया जाता है। उसको क्या बोला जाता है, मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसका आगे अपन डिटेल में समझेंगे। जैसे ऐसे मान लो अपने को एक मैसेज पहुंचाना है, अपने एक मैसेंजर को दिया, अब उसकी स्ट्रेंथ ऐसी है कि वो 100 किलोमीटर पे जाके ढेर हो जाएगा, तो उसको हमने घोड़े पे बिठा दिया, तो वो घोड़े के बैठ के क्या होगा, 100 की जगह 200 किलोमीटर भी जा सकता है, 400 किलोमीटर भी जा सकता है। तो वैसे ही जो सिग्नल है वो अपने आप से बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं जा सकता, तो हम उसको क्या करते हैं, एक दूसरी वेव के ऊपर मॉड्यूलेट कर देते हैं, बैठा देते हैं, जिससे वो सिग्नल क्या होता है, कंफर्टेबली काफी दूरी तक हम पहुंचा सकते हैं। तो लिखो लिखो द ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी the original low frequency message signal cannot be transmitted to long distances, cannot be transmitted to long distances. Therefore
therefore at the transmitter it is superimposed on a high frequency wave which acts as a carrier of the information This process is known as modulation. ठीक है, तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी वेव पे मॉड्यूलेट कर दिया जाता है. ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? मॉड्यूलेशन. अब हमने उसको हाई फ्रीक्वेंसी वेव पे भेज दिया. अब जब रिसीवर एंड पे, तो रिसीवर भी हाई फ्रीक्वेंसी तो सुन नहीं सकता. वो तो क्या सुनेगा? वही नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सुन सकता है. तो उसको वापस से क्या करना पड़ता है? डीमॉड्यूलेट करना पड़ता है. मतलब उसको दोबारा से उस वेव से अलग करना पड़ता है. तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डीमॉड्यूलेशन. डीमॉड्यूलेशन. लिखो इसमें, द प्रोसेस ऑफ retrieval of information from the carrier wave at the receiver is termed demodulation. ठीक है, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन. उसके बाद एक और टर्म लिखो, रिपीटर. तो देखो, रिपीटर वैसे ही है जैसे अभी अपन बात कर रहे थे. रेंज एक लिमिट तक होती है. तो एक लिमिट तक सिग्नल अगर जाएगा, हमको उसको दूर तक भेजना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? बीच में ही रिसीव करना पड़ेगा और फिर उसको एम्पलीफाई करके ट्रांसमिट करना पड़ेगा. तो ये जो काम करते हैं, ये जो बीच में हम लगाते हैं ऐसे डिवाइसेस, उनको क्या बोला जाता है? रिपीटर्स बोला जाता है. जो सिग्नल को कैच करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, फिर आगे भेजते हैं. फिर आगे ऐसा ही कोई और रिपीटर होगा जो सिग्नल को कैच करेगा, एम्पलीफाई करेगा और आगे भेजेगा. ठीक है, तो जैसे मोबाइल के टावर्स वगैरह रहते हैं, ये मेनली क्या होते हैं? रिपीटर्स टाइप के होते हैं. कि हर जगह टावर लगाने की जरूरत क्या पड़ती है? तो वो क्या करेगा? वो सिग्नल को क्या करेगा? रिसीव करेगा. जैसे मान लो यहाँ एक टावर लगाया और वो 10 किलोमीटर तक भेज सकता है सिग्नल्स. अब लेकिन मोबाइल का सिग्नल अपने को 50 किलोमीटर भेजना है. तो 10 किलोमीटर दूरी पर एक और टावर होगा जो उस सिग्नल को कैच करेगा, फिर उसको एम्पलीफाई करके क्या करेगा? और आगे 10 किलोमीटर तक भेजेगा. फिर आगे और एक वो लगाना पड़ेगा अपने को टावर. इस तरह से ये जो टावर्स होते हैं किसका काम करते हैं? रिपीटर्स का काम करते हैं. तो लिखो, a repeater is a combination of a receiver and a transmitter. आगे लिखो, a repeater picks up the signal from the transmitter
amplifies and retransmit it, amplifies and retransmits it to the receiver, retransmits it to the receiver, sometimes with a change in carrier frequency, sometimes with a change in carrier frequency. ठीक है, जैसे यहां पे एक टावर है, ये सिग्नल भेज रहा है। अब क्या होगा, यहां पे एक और टावर है, इसने इस सिग्नल को क्या किया, रिसीव किया, एम्पलीफाई किया, फिर आगे मान लो ये कोई पहाड़ वगैरह है, सीधे नहीं जा सकता सिग्नल, उसने इसके पास भेजा, फिर इसने आगे उसको भेजा। तो ऐसे ये जो डिवाइसेस हैं ये क्या कहलाती हैं, रिपीटर्स कहलाते हैं। तो अगर एक सिग्नल हमको यहां से यहां भेजना है तो हम सीधे नहीं भेज सकते, ठीक है, क्योंकि कुछ लिमिटेशन है अपने पास सिग्नल भेजने की। जो सिग्नल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसने सिग्नल भेजा तो ये तो ऐसे हवा में चला गया, और जो इधर जाएगा वो भी मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, इधर तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो सिग्नल वहां तक पहुंचाना है, ठीक है, तो पहली बात एक तो रेंज की समस्या है, दूसरी ये है कि वो सिग्नल अगर सीधे जा रहा है तो अर्थ तो कैसी है, फ्लैट तो है नहीं, राउंड है। वो सिग्नल अगर स्ट्रेट लाइन में भी जा रहा है तो एक पॉइंट से आगे नहीं बढ़ सकता है। तो क्या करना पड़ेंगे, वहां पे रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे जो सिग्नल को कैच करके उसकी रेंज को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इसके यहाँ लिखो बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स। तो देखो अलग अलग जो सिग्नल्स होते हैं, जैसे स्पीच सिग्नल्स हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ये जनरली होती है 300 हर्ट्ज टू 3100 हर्ट्ज। ठीक है, जो नॉर्मली हम बात करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, 300 हर्ट्ज टू 3100 हर्ट्ज। तो इसके लिए कितनी बैंडविड्थ चाहिए, तो बैंडविड्थ बेसिकली ये जो अपर और लोअर फ्रीक्वेंसी है इसका क्या होता है, डिफरेंस। तो इसके लिए जो बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है, तो ये अराउंड अपने को कितनी चाहिए, 2800 हर्ट्ज। तो जो कमर्शियल टेलीफोन वगैरह अपन पर्पज इसके लिए इस रेंज में अपने को बैंडविड्थ सिग्नल की चाहिए, ठीक है ना। ये सिग्नल्स जो अपने पास होते हैं। ऐसे अगर म्यूजिक सिग्नल्स की अपन बात करें, तो म्यूजिक सिग्नल्स में साउंड के लगभग सभी तरह के वेरिएशंस होते हैं। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कहां से कहां तक होगी, जो भी हम सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। तो इसमें बैंडविड्थ कितनी चाहिए होगी, नियरली 20 किलो हर्ट्ज की, ठीक है। 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज का डिफरेंस लोगे तो नियरली कितना आएगा, 20 किलो हर्ट्ज। ये बैंडविड्थ जैसे एफएम वगैरह या रेडियो ट्रांसमिशन वगैरह जो हो रहा है उसके लिए कितने की बैंडविड्थ सिग्नल्स के लिए चाहिए, 20 किलो हर्ट्ज के ऑर्डर की। ऐसे ही जो वीडियो सिग्नल्स होते हैं, इसमें भी अगर सिर्फ हम पिक्चर की बात करें विदाउट वॉइस, तो इसकी जो बैंडविड्थ होती है ये होती है अराउंड 4.2 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी चाहिए, कई बार
1 मार्क्स क्वेश्चन वगैरह में पूछ लेते हैं इनकी बैंडविड्थ क्या है या किस रेंज में है, तो रफली आइडिया, मतलब बहुत एग्जैक्ट भी नहीं, तो रफली अपने को आइडिया होना चाहिए किस तरह की इनकी। ठीक है, तो साउंड के बारे में तो हम वैसे भी थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उसको याद रख सकते हैं। जो पिक्चर या वीडियो सिग्नल्स होते हैं ये जनरली किसमें बैंडविड्थ होती है इनकी, मेगा हर्ट्स। ऐसे ही जो टीवी सिग्नल्स हैं जिसमें पिक्चर साउंड दोनों चाहिए, इनके लिए 6 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये तो सिग्नल्स के लिए है कि ये सिग्नल्स इस बैंडविड्थ में वर्क करते हैं। अब जो अपन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं वो बैंडविड्थ अलग होती है, वो हम काफी हाई फ्रीक्वेंसी पे भेजते हैं, तो उनकी बैंडविड्थ जनरली किस पे डिपेंड करती है, किस चैनल के थ्रू हमने सिग्नल को भेजा, तो वो भी हम थोड़ा सा देख लें। तो आगे लिखो, बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। तो जब मैंने देखा मेनली 3 तरह के मीडियम होते हैं, एक कोएक्सियल केबल्स, तो इनकी जो बैंडविड्थ होती है ये होती है 750 मेगा हर्ट्स के ऑर्डर की। ठीक है, जो फ्री स्पेस या वायरलेस वाले होते हैं, ठीक है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ये फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम few hundred kilohertz to a few gigahertz। तो इनकी जो बैंडविड्थ होगी वो भी किस ऑर्डर की होगी, गीगाहर्ट्ज के, तो ऑफ द ऑर्डर ऑफ गीगाहर्ट्ज, इस ऑर्डर की बैंडविड्थ होती है। और जो ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है इनकी जो बैंडविड्थ होती है ये ग्रेटर देन 100 गीगाहर्ट्ज, इससे ग्रेटर रीजन में, मतलब ठीक है ना, गीगाहर्ट्ज से भी ज्यादा, 100 गीगाहर्ट्ज से भी ज्यादा, इस रेंज में इनकी बैंडविड्थ होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को इनके बारे में पता होना चाहिए। चलो इतना ही करते हैं आज।